नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करते हैं। आज के एपिसोड में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान की। बताएंगे आपको कि किस तरह और क्यों पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आधी रात को जेल से अस्पताल और फिर अस्पताल से जेल पहुंचाया गया। इमरान खान को लेकर हाल के दिनों में क्यों पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है और इमरान खान का भविष्य क्या होगा। वहीं एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सीरिया में कुर्द बलों के साथ समझौते की। जानेंगे कि इससे कैसे तुर्की को बड़ी राहत मिली है, तो वहीं इजराइल के लिए कैसे ये खबर चिंता पैदा करने वाली है। एपिसोड में हम आपको ये भी बताएंगे कि ईरान की रिजीम यानी कि ईरान की जो शिया क्लेरिकल रिजीम है वो जल्द गिर सकती है, ये कहा है ईरान के एक बड़े नेता ने। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। ईरान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अमेरिका लगाएगा इतिहास का सबसे कड़ा प्रतिबंध। वित्त मंत्री बेसेंट की चीन, रूस समेत दूसरे देशों से सहयोग की अपील। चीन ने कहा अतिरिक्त प्रतिबंध समाधान नहीं। यूक्रेन संकट के समाधान पर रूस का बड़ा बयान। उप विदेश मंत्री रयबको बोले, नए शांति प्रस्तावों पर विचार को मॉस्को तैयार। समझौता जमीनी हकीकत के आधार पर ही होगा। इमरान खान वापस जेल भेजे गए। कड़ी सुरक्षा के बीच देर रात सरकारी अस्पताल में जांच। सरकार ने बताया पूरी तरह फिट। पीटीआई ने लगाया अदालत की अवमानना का आरोप। डीआर कोंगो में बेकाबू हुआ इबोला का कहर। संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी। पड़ोसी देशों में फैलने का जताया खतरा। 5000 से ज्यादा संक्रमित, 2500 से अधिक मौतें। बारिश की कमी से पनामा नहर पर संकट। अल नीनो के असर के बीच जहाजों की संख्या घटाने का फैसला। 3 सितंबर से रोजाना गुजर सकेंगे सिर्फ 34 जहाज। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान में इमरान खान के इलाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नया विवाद खड़ा हो गया है। अदालत ने उन्हें निजी अस्पताल शिफा इंटरनेशनल ले जाने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार उन्हें PIMS अस्पताल ले गई। जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें स्वस्थ बताया और वापस अडियाला जेल भेज दिया। अब पीटीआई और इमरान के परिवार ने इसे कोर्ट के आदेश की अवहेलना बताया है, जबकि सरकार सुरक्षा और मेडिकल सुविधा का हवाला दे रही है। वहीं इमरान की पार्टी की ओर से सेना को लेकर एक बयान भी सुर्खियों में है। आइए आपको इस पर एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। अदालत का आदेश था कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इलाज के लिए निजी अस्पताल शिफा इंटरनेशनल ले जाया जाए। पिछले 2 दिनों से दुनिया के कैमरे इमरान की एक क्लिक पाने के लिए शिफा अस्पताल पर मुस्तैद थे, लेकिन रात के अंधेरे में पाकिस्तान सरकार ने अदालत के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए इमरान को लेकर सरकारी अस्पताल पिम्स पहुंच गई। शुक्रवार की सुबह पाकिस्तान के सूचना मंत्री अता तारण ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर पूरे मामले से पर्दा उठाया। उनके मुताबिक विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने उनका मेडिकल चेकअप किया। इसमें आंख, दिल और दूसरे विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल थे। जांच के बाद उन्हें स्वस्थ पाया गया। उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़्मा खान पूरे मेडिकल परीक्षण के दौरान मौजूद रहीं। सरकार ने इमरान को पिम्स ले जाने का कारण सुरक्षा व्यवस्था बताया। जांच के बाद उन्हें वापस अडियाला जेल भेज दिया गया। यहीं से विवाद और गहरा गया। अदालत के आदेश के मुताबिक इमरान को निजी अस्पताल में भर्ती करके अगली सुनवाई तक इलाज किया जाना था। पीटीआई और इमरान के परिवार का कहना है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरी तरह पालन नहीं किया। सरकार का तर्क है कि इमरान खान को जरूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई
और डॉक्टरों ने उन्हें स्वस्थ पाया और भविष्य में जरूरत पड़ी तो उन्हें मेडिकल सुविधा मुहैया कराई जाएगी। असल विवाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन को लेकर पैदा हो गया है। इमरान की बहन डॉक्टर उज़्मा ने आरोप लगाया कि अकेले रखे जाने के कारण उनकी स्थिति और बिगड़ गई है। इमरान खान पिछले 3 साल से भी ज्यादा समय से जेल में बंद हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार गंभीर चिंता जताई जाती रही है। सुप्रीम कोर्ट से मिली इलाज की रियायत के बाद पाकिस्तान में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। मामले में विपक्षी दल पीटीआई तो सरकार के रवैये पर सवाल उठा ही रही है। गठबंधन के सहयोगी भी अलग राह अपनाते नजर आ रहे हैं। पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने तो यहाँ तक कह दिया कि किसी के सेहत को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए। कोर्ट से आदेश मिलने के बाद इलाज की नौबत नहीं आनी चाहिए थी, बल्कि सरकार को पहले ही इसका इंतजाम करना चाहिए था। इस बीच पीटीआई नेता जुल्फिकार बुखारी ने संकेत दिया है कि अगर इमरान खान जेल से बाहर आते हैं तो वो सेना या सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर से टकराव का रास्ता नहीं अपनाएंगे। उनके इस बयान को पीटीआई के रुख में नरमी के तौर पर देखा जा रहा है। इमरान और सैन्य प्रतिष्ठानों के बीच लंबे समय से बेहद तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। इमरान आसिम मुनीर के घोर आलोचक रहे हैं। ऐसे में उनके करीबी सहयोगी का अब टकराव के बजाय सुलह की बात करना महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल यह है आलोक जी, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसमें पीटीआई की ओर से, इमरान खान के परिवार की ओर से कई आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की जो सरकार है उसकी ओर से भी सफाई आई है इसको लेकर के, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, ये दर्शाता है कि पाकिस्तान की सरकार, विशेषकर जो सैन्य हुकूमत है, जो इस तरह से फील्ड मार्शल नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से इस पाकिस्तान का जो आवाम है, पाकिस्तान का जो मीडिया है, वो इमरान खान की एक झलक भी पा सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश दिया जाए और वहीं उनका उपचार हो। और पाकिस्तान की हुकूमत उसे भी नहीं चाहती थी, उसके लिए उन्होंने रिव्यू पिटीशन भी फाइल किया था। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था तो उसकी भी उन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं कि रात के अंधेरे में उसको ले जाके एक सरकारी अस्पताल में ले जाके चेकअप करा के वापस जेल में भेज दिया गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश बड़ा साफ था कि अगली सुनवाई तक उनको पीएनएस शिफा में, जो शिफा हॉस्पिटल है, उसके अंदर रखा जाए, और वो उन्होंने नहीं किया। तो ये दिखलाता है कि कितनी घबराई हुई है पाकिस्तान की हुकूमत, विशेषकर जो सैन्य हुकूमत है, वो नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से इमरान। जी आलोक जी, दरअसल मुझे लगता है आपके जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर कुछ नेट में दिक्कत है और ठीक से आपका वीडियो और ऑडियो यहां तक नहीं आ पा रहा है। हम आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी जी आलोक जी, इस बीच में ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारी हम अपने दर्शकों को दे देंगे। जो है जी आलोक जी, हम आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम इस समस्या को फिक्स करने की कोशिश कर रही है। इस बीच में हम आपको बता दें कि इमरान खान का जो वाकया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था कि इमरान खान को एक निजी अस्पताल में दिखाएं और उनको वहां पर भर्ती किया जाए जब तक कि अगली सुनवाई ना हो। लेकिन कल रात में वहां पर यह हुआ है कि इमरान खान को अडियाला जेल से लेकर गई पुलिस, और उसके बाद इमरान खान को पीआईएमएस, जो सरकारी अस्पताल है पाकिस्तान का, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वहां पर इमरान खान को भर्ती किया गया और कुछ ही घंटे के बाद इमरान खान को वापस अडियाला जेल लेकर जाया गया। इमरान की बहन और जो इमरान की पार्टी है पीटीआई, वो आरोप लगा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे उसकी अवहेलना यहाँ पर पाकिस्तान की सरकार की ओर से की गई है। जबकि पाकिस्तान की सरकार ये कह रही है कि उनको जब पीआईएमएस में वहाँ पर दिखाया गया और निजी अस्पताल में इसलिए नहीं लेके जाया गया क्योंकि वहाँ पर सुरक्षा की दिक्कत थी, पीआईएमएस में उनको दिखाया गया तो वो स्वस्थ पाए गए, इसलिए उनको वापस अडियाला जेल भेज दिया गया। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आप अपनी बात को आप जारी रख सकते हैं। देखिए, ये दर्शाता है कि पाकिस्तान की हुकूमत, विशेषकर जो सैन्य हुकूमत है, वो इमरान खान से कितना डर रही है, क्योंकि इमरान खान इस समय निश्चित रूप से पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय नेता है
और वो नहीं चाहते कि जनता या मीडिया किसी भी तरीके से उनकी झलक ले या अपने इमरान खान कुछ भी चीज मीडिया के माध्यम से आवाम से कर सकें। और इसीलिए मध्य रात्रि को उनको एक सरकारी इंस्टीट्यूट में ले जाया गया, जहां सरकार द्वारा चुने हुए डॉक्टरों ने उनको फिट घोषित कर दिया और उनको वापस जेल भेज दिया गया। ये पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, क्योंकि उन्होंने कहा था शिफा अस्पताल में उनको जाना चाहिए और जब तक दूसरी सुनवाई नहीं होती वहां पे रहना चाहिए। और जिस तरीके की जो सरकार की जो पॉपुलैरिटी है, वो जिस तरीके से धीरे धीरे उस पर दबाव पड़ रहा है, उसका साफ अंदेशा है कि जो शक्तियां अभी तक सरकार का समर्थन करती थी, वो अब धीरे धीरे अपने आप को सरकार से दूरी बनाने में लग गई हैं। पहले हमने देखा मौलाना फजलुर रहमान का एक स्टेटमेंट आया बहुत अच्छा कि विदेशों में लाल रेड कारपेट लेना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले अपने देश की भूमि जो लाल हो रही है उसको पहले सुधारो, बाद में फिर आप रेड कारपेट लेने विदेशों में जाओ। अब पीपीपी की तरफ से भी स्टेटमेंट आने लगे हैं। पीपीपी ने जो इन्होंने पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से चुनाव किए उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया है। और अब बिलावल भुट्टो ने कहा है भाई किसी की भी सेहत के साथ कोई राजनीति होनी नहीं चाहिए और इसको कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट तक जाने की स्थिति नहीं आनी चाहिए थी, उससे पहले ही उनको हर तरीके की चिकित्सा सहायता मुहैया करानी चाहिए। तो ये दर्शा रहा है कि राजनीतिक रूप से सरकार अब काफी दबाव में है, लेकिन जो सेना है वो किसी भी तरीके से कोई समझौता करना नहीं चाहती। तो आने वाला जो समय है पाकिस्तान की हुकूमत के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। एक और बड़ा डेवलपमेंट इसको कहा जाएगा आलोक जी, वहां पर जो पीटीआई के प्रवक्ता हैं उनकी ओर से एक बयान दिया गया है। वो कहा गया है कि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान जेल से बाहर आ जाते हैं तो वो सेना के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे और किसी भी संस्थान के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये क्या संकेत देता है? देखिए, इस वक्त इमरान खान और उनके समर्थक चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से इमरान खान जेल से बाहर आए और इसके लिए जो भी वक्तव्य देना पड़े, जब तक कि वो पूरी तरह से ये ना लगे कि उन्होंने घुटने टेक दिए हैं, वो देने के लिए तैयार हैं। और ये जो है वक्तव्य जो है पार्टी के इधर उधर के नेता दे रहे हैं, इनके इन वक्तव्यों का कोई मायने नहीं है और इसीलिए इन पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा। अगर एक बार इमरान खान बाहर आ जाएंगे तो जो भी निर्णय है उनकी पार्टी में वो इमरान खान ही लेंगे। अभी क्या है कि इमरान खान काफी समय से लोगों से कोई कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं और इसके कारण क्या है कि पार्टी भी में अलग अलग लोग अलग अलग दिशाओं में जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सरकार है, लेकिन फिर भी जो है अलग अलग धड़े जो हैं पार्टी के, वो अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं। और अब धीरे धीरे जो है, जैसा कि मैंने कहा कि जुडिशरी को भी लगने लगा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो न्यायपालिका है वो भी हवाओं के साथ बहती है और अभी तक वो मिलिट्री के सुर में सुर मिला रही थी। जो जज उनकी बात नहीं मान रहे थे उनके ट्रांसफर कर दिए गए। आपने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पूरी तरह से रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया, उनके जजों को दूसरी हाई कोर्टों में भेज दिया गया। और वो किया क्योंकि वो कोर्ट एक ऐसी थी जो सरकार के खिलाफ निर्णय दे रही थी। और अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक रीढ़ की हड्डी उगने लगी है और अब वो भी कुछ ऐसे निर्णय देने लगी है जो सरकार के पक्ष में नहीं है। तो ये दर्शा रहा है कि अब न्यायपालिका को लगने लगा है कि अब सरकार जो है दबाव में है। तो ऐसे में जिस तरह का माहौल बन रहा है उसमें हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि इमरान खान क्या जल्द जेल से बाहर आ सकते हैं, यानी कि बरी हो सकते हैं वो जो उनके ऊपर आरोप हैं? देखिए, बरी होना तो उतना आसान नहीं है, पर सबसे जो पहली जो उनके परिवार की मांग है कि भाई उनको पहले अस्पताल में ले जाया जाए ताकि उनकी जांच ठीक तरीके से हो सके, उनका इलाज ठीक तरीके से हो जाए और उनकी पसंद के डॉक्टर और पसंद के अस्पताल में उनका इलाज हो। वो ही नहीं हो रहा। वो जब से चाह रहे हैं कि उनकी पसंद के डॉक्टर आके उनको देखें, वो उसकी उनको इजाजत नहीं मिल रही है। सरकारी नुमाइंदे, सरकार द्वारा चुने हुए डॉक्टर उनको सर्टिफाई कर रहे हैं कि फिट है। तो मुझे नहीं लगता कि वो बरी हो जाएंगे, लेकिन हाँ, अगर सेना थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाती है तो इमरान खान जल्द ही बाहर आ सकते हैं जेल से। सरकार इसके लिए मेरे ख्याल से करीब करीब तैयार है। जहां तक सवाल शहबाज शरीफ की है, वो तो सिर्फ सेना की जो आदेश है उनके अनुसार अपनी जुबान हिला रहे हैं। अब देखना यह है कि आसिम मुनीर और उनके जो गुर्गे हैं वो लोग क्या डिसीजन लेते हैं। अगर वो डिसीजन लेते हैं कि इमरान खान बाहर आ सकते हैं तो इमरान खान बाहर आए। ठीक है।
आलोक जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जब आप इलाज के लिए अस्पताल जाएंगे तब पॉलिसी बाजार वहां पहुंचकर आपका पूरा साथ देगा, ताकि क्लेम के लिए आप परेशान होने के बजाय अपनों का ख्याल रख सकें। और क्लेम असिस्टेंस पॉलिसी बाजार का प्रॉमिस है। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। सीरिया में एसडीएफ के साथ हुए समझौते ने पूरे मिडिल ईस्ट का समीकरण बदल दिया है। जिस ताकत ने कभी आईएसआईएस को चुनौती दी, अब वही सीरियाई सेना का हिस्सा बनने जा रही है। लेकिन एसडीएफ का अंत किसके लिए बड़ी जीत है? तुर्की के लिए या सीरिया की नई सरकार के लिए? और इस पूरे खेल में इजराइल की बढ़ती चिंता आखिर किस बड़े टकराव का संकेत दे रही है? आइए इस पर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। सीरिया में करीब एक दशक से जारी बड़ी राजनीतिक और सैन्य वर्चस्व की लड़ाई अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई। कुर्द नेतृत्व वाले सशस्त्र संगठन सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज यानी एसडीएफ ने सीरिया की नई सरकार के साथ विलय का ऐलान कर दिया है। यानी जिस एसडीएफ का सीरिया के बड़े हिस्से पर नियंत्रण था, जिसने अमेरिका के साथ मिलकर आईएसआईएस को खदेड़ा था, अब उसकी अलग सैन्य और प्रशासनिक पहचान खत्म होने जा रही है। 2024 में बशर अल असद की सत्ता से बेदखली ने न सिर्फ सीरिया बल्कि पूरे क्षेत्र का समीकरण ही बदल दिया। अहमद अल शरा के सीरिया की सत्ता पर काबिज होते ही देश के एकीकरण का नया अभियान शुरू हुआ। पहली मुठभेड़ देश के सबसे ताकतवर सशस्त्र गुट एसडीएफ से हुई, लेकिन अमेरिकी मदद से हाथ धो देने के कारण जल्द ही एसडीएफ के हाथ से बड़ा इलाका निकल गया। रक्का और दीर एजोर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अल शरा की सेना ने कब्जा कर लिया और बहुत जल्द ही एसडीएफ के अरब लड़ाके अपनी वफादारी बदलते हुए अल शरा के खेमे में पहुंच गए। एसडीएफ के सामने दो ही विकल्प थे, हथियार डाल देना या फिर समझौता करना। इसके बाद इसी साल जनवरी में दोनों पक्षों के बीच एसडीएफ का सेना में विलय का समझौता तय हो गया। इसके तहत एसडीएफ को सीरियाई सेना और सुरक्षा संस्थानों में शामिल करना, स्वायत्त कुर्द प्रशासनिक व्यवस्था का सरकारी ढांचे में विलय, तेल और गैस क्षेत्र, सीमा चौकियां, जेलें और दूसरे महत्वपूर्ण संस्थानों को दमिश्क के नियंत्रण में देना शामिल था। इसके अलावा गैर सीरियाई पीकेके सदस्यों को देश से बाहर निकालने पर सहमति बनी। दरअसल पीकेके तुर्की में सक्रिय कुर्द संगठन है जो अपने समूह के लिए अलग देश की मांग कर रहा था। तुर्की सीरिया की नई सरकार का बड़ा समर्थक है। हालांकि अब पीकेके ने तुर्की के साथ हथियार डालने का समझौता कर लिया है। एसडीएफ का गठन 2015 में अमेरिका के समर्थन से हुआ था। इसका मुख्य आधार कुर्द लड़ाके थे, लेकिन इसमें बड़ी संख्या में अरब लड़ाके भी शामिल थे। इसका सबसे बड़ा मिशन था आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई। अपने चरम पर एसडीएफ में करीब 1 लाख लड़ाके थे और उसके पास सीरिया के तेल समृद्ध उत्तर और उत्तर पूर्व के बड़े इलाके का नियंत्रण था। हालांकि बदले समीकरण में एसडीएफ कमजोर जरूर हुई है, लेकिन लगभग 30,000 लड़ाकों वाली वाईपीजी और महिला लड़ाकों की वाईपीजे जैसी इकाइयां इसके पास हैं, जो अब सीरियाई सेना का हिस्सा बनेंगी। एसडीएफ के कमजोर पड़ने से अब तुर्की और इजराइल के बीच सीरिया को लेकर तनाव और बढ़ सकता है। तुर्की लंबे समय से वाईपीजी को पीकेके से जुड़ा हुआ मानता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी सीमा पर कोई कुर्द सशस्त्र गुट मौजूद हो, लिहाजा तुर्की इसे अपनी बड़ी रणनीतिक जीत मानेगा। यहीं से इजराइल की चिंता शुरू होती है। इजराइल नहीं चाहता कि सीरिया की नई सेना इतनी मजबूत हो जाए कि भविष्य में उसके लिए खतरा बन सके। साथ ही सीरियाई सेना और सुरक्षा ढांचे पर तुर्की का बढ़ता प्रभाव भी उसके लिए चिंता बन सकता है। हाल ही में इजराइल ने सीरिया के एक एयरबेस पर यह कहते हुए हमला किया था कि तुर्की यहां सैन्य तैनाती की कोशिश कर रहा है। आने वाले दिनों में सीरिया में इजराइल और तुर्की का और टकराव देखने को मिल सकता है।
आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम जानेंगे। आलोक जी, सीरिया में एक बहुत बड़ा परिवर्तन इसको हम कहेंगे, कैसे आप इसका विश्लेषण करना चाहेंगे? देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो कुर्द लड़ाके थे, जो YPG थे, ये एक बहुत ही सशक्त सेना थी। इन्होंने इस्लामिक स्टेट या दैश का को नेस्तनाबूद किया था। और ये एक बहुत सेक्युलर फोर्स थी, या जैसा कि आपने कहा, बड़ी महिलाओं की इनकी सशक्त फोर्स थी। और ये अधिकतर जो कुर्द थे, लेकिन उनके साथ वो अरब भी थे जो ये अहमद अल शरा और इनके जैसे इस्लामिक कट्टरपंथियों के अंदर नहीं रहना चाहते थे। तो ये एक बहुत पावरफुल सशक्त शक्ति थी। लेकिन दुर्भाग्य से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी ढुलमुल नीतियों ने इनको जो है चौराहे पे लाकर खड़ा कर दिया। अमेरिका पहले इनका समर्थन करता था, फिर विड्रॉ कर दिया, और उसके कारण जो है ये जो है क्रॉस फायर में आ गए। इनके ऊपर तुर्की से भी हमले हो रहे थे और सीरिया से भी हमले हो रहे थे। तो ऐसे हालात में जब अमेरिका ने भी उनसे सपोर्ट हटा लिया, तो इनके पास कोई और विकल्प बचा नहीं, और इनको दुर्भाग्य से सीरिया की हुकूमत के साथ समझौता करना पड़ा। अब इस समझौते के अंदर इनकी सेना सीरियाई सेना का भाग बन जाएगी। हालांकि इस पर अभी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं, क्योंकि इनकी सेना में एक बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। तो और जो सीरिया की जो हुकूमत है, अहमद अल शरा चाहे भले ही 3 पीस का सूट पहन ले, लेकिन हैं तो वो पुराने अल कायदा के ही सदस्य ना। तो की जो विचारधारा है, जो कट्टरपंथी विचारधारा में है, उसमें जिस तरीके की YPG का संगठन है, संरचना है, वो आगे कैसे बढ़ेगी, इस पे बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं। इजराइल के पास जी, इजराइल ने अभी कुछ दिनों पहले हमला भी किया था वहां पर। तो इजराइल के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो कहीं ये सीरिया और इजराइल के बीच में कोई तनाव तो नहीं बढ़ाएगा ये कदम? देखिए, इजराइल की मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी हार है। अगर इजराइल अगर चाहता तो उसके पास एक बहुत बड़ी सशक्त शक्ति थी। सीरिया के अंदर ड्रूज इजराइल के समर्थक रहे, कुर्द जो है वो भी चाहते थे कि इजराइल उनका समर्थन करे। एलेवाइट्स जो पुराने बशर अल असद के समर्थक थे, जो पहले इजराइल के खिलाफ थे जब तक हुकूमत बशर अल असद की थी, वो भी अब चाहते हैं कि इजराइल उनका समर्थन करे। तो अगर इजराइल चाहता तो इन अल्पसंख्यकों को मिलाकर गठजोड़ बनाकर एक सशक्त शक्ति के रूप में उभर सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से इजराइल ने सीरिया की ओर ध्यान न देके लेबनान में अपनी शक्ति को जो है खर्च किया, और उसके कारण क्या हुआ कि सीरिया की सरकार को अपने आप को जो है और सशक्त करने का मौका मिल गया। जो ड्रूज पहले इजराइल के समर्थक थे, उनके खिलाफ केस चल रहे हैं आज दमिश्क में, और जो कुर्द थे उनको इस तरीके से दबाया गया कि अब वो सेना का हिस्सा बन रहे हैं। तो सीरिया, जहां पर कि एक बहुत ही सशक्त विकल्प बन सकता था इजराइल समर्थक, वो अब एक वो जो संभावना थी वो काफी हद तक खत्म हो गई है। तुर्की का क्या कुछ रहेगा इसको? देखिए, तुर्की के हिसाब से तुर्की नहीं चाहता कि कोई भी कुर्दिश सेना कहीं पे भी एक्टिव हो, चाहे वो इराक के उत्तर में हो, चाहे वो सीरिया के अंदर हो। और तुर्की ने इसीलिए कई बार सीरिया के अंदर हमले किए YPG के खिलाफ, क्योंकि उसका यह मानना था कि अगर YPG रहेगा तो PKK। हालांकि अभी तुर्की के अंदर ही कुर्दों और एर्दोगान के बीच में समझौता हो रहा है, और ऐसी अपेक्षा है कि शायद शांति आ जाए। पर मेरा ये मानना है कि ये थोड़ा बहुत ही मुश्किल समझौता है, इतना आसान नहीं है। एर्दोगान पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि कुर्द जो है अपने शस्त्र जो हैं वो सौंप रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को, और ऐसी संभावना समझी जा रही है कि शायद शांति स्थापित हो जाए। पर तुर्की के हिसाब से अगर ये कुर्द बड़ी संख्या में सीरिया की सेना में आ जाते हैं तो वो भी तुर्की के लिए चिंता का विषय रहेगा, लेकिन उतना नहीं जितना कि एक स्वतंत्र या स्वायत्त कुर्दिश संगठन रहे तुर्की की सीमा के बाहर सीरिया के अंदर। ठीक है आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।
ईरान पर अमेरिका के बढ़ते आर्थिक दबाव और संभावित नई पाबंदियों के बीच ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने सरकार को अर्थव्यवस्था मजबूत करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास चाहे कितनी भी सैन्य ताकत क्यों न हो, लेकिन अगर जनता भूखी रही, आर्थिक विकास नहीं हुआ और राष्ट्रीय उत्पादन नहीं बढ़ा तो देश के लिए मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं। नाटो के सदस्य देश फिनलैंड ने रूस पर उसके हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करने का आरोप लगाया है। फिनलैंड के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बाल्टिक सागर के ऊपर एक रूसी विमान द्वारा हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है। देश के रक्षा मंत्री एंटी हक्कानेन ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और फिनिश बॉर्डर गार्ड मामले पर नजर बनाए हुए हैं। इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने वेस्ट बैंक के कब्जे वाले इलाकों में रहने वाले हथियारबंद इजरायली नागरिकों को चेतावनी दी है कि वे फिलिस्तीनी अमेरिकियों की संपत्ति पर कब्जा न करें। उन्होंने ऐसे व्यवहार को ईश्वर के कानून का उल्लंघन बताया है। गाजा संघर्ष को खत्म करने के लिए मध्यस्थता की कोशिश कर रहे तुर्की, मिस्र और कतर ने फलस्तीनी इलाके में हाल ही में हुए इजरायली हमलों की निंदा की है। उन्होंने इजरायल से युद्ध विराम की अपनी शर्तों को पूरा करने और तनाव बढ़ाने वाले कदमों से बचने का आग्रह किया है। हालांकि इजरायल का कहना है कि ये हमास के उग्रवादियों को निशाना बना रहे हैं। अमेरिकी सेना के अलास्का कमांड ने बताया कि गुरुवार को पश्चिमी अलास्का में एक दूर दराज मिलिट्री रडार साइट पर चार्टर प्लेन क्रैश होने से 8 लोगों की मौत हो गई। एंकरेज की एयर चार्टर कंपनी सिक्योरिटी एविएशन का सेस्ना 441 विमान अलास्का में कैप न्यू एनहेम LRRS एयरपोर्ट के पश्चिम में दोपहर करीब 12:15 बजे क्रैश हो गया। उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया के सोकोतो राज्य में किसानों और मजदूरों को धान के खेतों तक ले जा रही एक नाव के पलटने से कम 52 लोगों की मौत हो गई। ये नाव गुरुवार को गोरान्यो लोकल गवर्नमेंट एरिया में गोराऊ शहर के पास एक जल मार्ग को पार करते समय पलट गई।